इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कविता में गोता लगाने वाले हैं जो यकीन मानिए 400 साल पुरानी है, लेकिन प्यार और जुदाई के बारे में आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। हम बात कर रहे हैं जॉन डन की अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग की। अब ये सिर्फ एक विदाई गीत नहीं है, नहीं, ये तो दो आत्माओं के अटूट जुड़ाव की एक बेहद खूबसूरत कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की साहित्यिक यात्रा को। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं इस कविता की रचयिता से, जॉन डन। इन्हें मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि ये अपने जमाने के लिटरेरी रॉक स्टार थे। अब ये मेटाफिजिकल शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा है, भौतिक दुनिया से परे। देखिए, ये वो कवि थे जो प्यार और धर्म जैसी चीजों को साइंस, फिलॉसफी और एकदम हैरान कर देने वाले तर्कों के साथ मिला देते थे। ये आपको प्यार के बारे में इस तरह सोचने पर मजबूर कर देंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं किया होगा। अब जरा कविता के टाइटल पर गौर कीजिए। ये अपने आप में एक पहेली है। अ वैलिडिक्शन का मतलब होता है विदाई, और फॉरबिडिंग मॉर्निंग का मतलब है शोक मनाने पर रोक। मतलब जॉन डन एक ऐसी विदाई की बात कर रहे हैं जिसमें रोना धोना मना है ना ये अजीब बात। भाई, कोई जुदाई दुख की जगह एक सेलिब्रेशन कैसे हो सकती है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें इस पूरी कविता में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और कविता की पहली परतों को खोलते हैं। पहले दो स्टैंजाज में कवि अपनी प्रेमिका से एक बहुत ही अलग तरह की विदाई की मांग कर रहा है। वो चाहता है कि ये विदाई एकदम शांत हो, पवित्र हो, ना कि कोई आम शोर शराबे वाला ड्रामा। यहाँ कवि अपनी विदाई की तुलना एक बहुत ही गहरी चीज से करता है, एक नेक, एक वर्चुअस इंसान की मौत से। जरा सोचिए, जब कोई अच्छा इंसान इस दुनिया से जाता है तो वो कितनी शांति से, बिना किसी शोर शराबे के चला जाता है। कभी कभी तो पास बैठे दोस्तों को भी पता नहीं चलता कि उसकी सांसें कब रुक गईं। बस ठीक वैसी ही शांति, वैसी ही सहजता कवि अपने बिछड़ने में चाहता है। और डन की भाषा की ताकत तो देखिए। वो कहता है, सो लेट अस मेल्ट, चलो हम पिघल जाएं, यानी धीरे धीरे बिना किसी आवाज के अलग हो जाएं। वो टीयर फ्लड्स मतलब आंसुओं की बाढ़ और साए टेम्पेस्ट्स यानी आहों के तूफान, इन सब ड्रामेटिक चीजों को सिरे से नकार देता है। वो जैसे कह रहा हो, हमारा प्यार इन सब दिखावों से बहुत ऊपर है, बहुत गहरा है। कवि को लगता है कि उनका प्यार इतना पवित्र, इतना सेक्रेड है कि दुनिया के सामने उसका दिखावा करना उसका अपमान करने जैसा होगा। वो आम लोगों के लिए लेयटी शब्द का इस्तेमाल करता है, जैसे वो किसी धर्म के आम अनुयायी हों, और अपने दुख को उनके सामने जाहिर करने को वो प्रोफनेशन कहता है, यानी किसी पवित्र चीज को अपवित्र करना। असल में वो ये कह रहा है कि हमारा प्यार एक प्राइवेट सेक्रेड चीज है जिसे ये दुनिया वाले कभी समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम कविता के हार्ट में उसके सबसे जरूरी हिस्से में आ रहे हैं। अपनी बात को प्रूव करने के लिए डन अब दो बिल्कुल अलग तरह के प्यार की तुलना करने वाला है। एक प्यार जो फिजिकल है और दूसरा जो स्पिरिचुअल है। और यकीन मानिए, यही कंपैरिजन इस पूरी कविता की जान है। तो एक तरफ है वो जिन्हें कवि डल सब लूनरी लवर्स कहता है। सब लूनरी का मतलब होता है चांद के नीचे की दुनिया, यानी हमारी ये सांसारिक नश्वर दुनिया। तो ये वो प्रेमी हैं जिनका प्यार पूरी तरह से फिजिकल अट्रैक्शन पर टिका है। और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल ऑपोजिट, वो अपने और अपनी प्रेमिका के प्यार को सो मच रिफाइंड कहता है। मतलब इतना शुद्ध, इतना स्पिरिचुअल कि उस पर दुनिया की किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो सकता। चलिए इस टेबल से इस फर्क को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, जो अर्थली लव है उसका बेसिस क्या है? फिजिकल सेंसेस। जैसा कि कविता में कहा गया है, सोल इज सेंस। इसलिए जैसे ही दूरी आती है ये प्यार टिक नहीं पाता, और इनकी जुदाई एक भूकंप, एक मूविंग ऑफ द अर्थ की तरह होती है, एकदम हिंसक, डरावनी। वहीं दूसरी ओर जो स्पिरिचुअल लव है वो मन और आत्मा के भरोसे पर, इंटर अश्योर्ड ऑफ द माइंड पर टिका है। इसलिए इन्हें आंखों, होठों और हाथों की कमी परेशान नहीं करती। और इनकी जुदाई कैसी है? वो ग्रहों की चाल, ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फेयर्स की तरह है, बहुत विशाल पर एकदम शांत और बिना किसी नुकसान के। और अब हम कविता के क्लाइमेक्स पर पहुंच गए हैं। यहाँ डन अपने आर्ग्यूमेंट का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत सबूत पेश करने वाला है। वो दो ऐसे जबरदस्त मेटाफर्स का इस्तेमाल करेगा जो इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा के लिए अमर हो गए, ये साबित करने के लिए कि उनका प्यार दूरी से टूटता नहीं बल्कि और भी मजबूत हो जाता है। पहला मेटाफर है सोने का, गोल्ड।
कवि कहता है कि हमारी दो आत्माएं असल में एक ही हैं। इसलिए जब मैं दूर जाता हूं तो हमारे बीच कोई ब्रीच यानी दरार नहीं पड़ती, बल्कि एक एक्सपेंशन होता है, एक फैलाव। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने को पीट पीट कर एक बहुत ही पतली चादर में फैला दिया जाता है। सोचिए, सोना टूटता नहीं, बस फैलता जाता है। ठीक वैसे ही उनका प्यार भी दूरी बढ़ने पर टूटता नहीं, बल्कि और बड़े एरिया को कवर कर लेता है। ओके, अगले मेटाफॉर पर बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म को समझ लेते हैं, मेटाफिजिकल कंसीट। ये एक लिटरेरी टेक्निक है और डन इसमें माहिर थे। इसमें होता क्या है कि कवि किसी स्पिरिचुअल आइडिया जैसे कि प्यार की तुलना साइंस, मैकेनिक्स या रोजमर्रा की दुनिया की किसी एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज से कर देता है। ये कंपैरिजन हमेशा बहुत क्लेवर और सरप्राइजिंग होता है। और अब आप लिटरेचर का सबसे फेमस मेटाफिजिकल कंसीट देखने वाले हैं। और ये रहा वो कंसीट जिसके लिए ये कविता दुनिया भर में जानी जाती है। कवि कहता है, इफ दे बी टू, दे आर टू, सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू। मतलब अगर मान भी लें कि हमारी आत्माएं दो हैं, तो वो एक ड्राइंग कंपास के दो पैरों की तरह हैं। एक कंपास, आप सोच सकते हैं, प्यार की तुलना ज्योमेट्री बॉक्स के एक टूल से। यही तो है मेटाफिजिकल पोएट्री का असली जादू। तो चलिए इस कमाल के मेटाफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, द फिक्स्ड फुट। ये है वो प्रेमिका जो घर पर है, रिश्ते का केंद्र बनकर उसे मजबूती से थामे हुए। पॉइंट नंबर 2, द रोमिंग फुट। ये है खुद कवि जो उस केंद्र से दूर यात्रा पर जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, द कनेक्शन। अब देखिए, जैसे ही घूमने वाला पैर दूर जाता है तो जो स्थिर पैर है वो उसकी तरफ झुकता है। ये उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाता है। और फाइनली पॉइंट नंबर 4, द परफेक्ट सर्कल। इसी फिक्स्ड फुट की स्टेबिलिटी की वजह से घूमने वाला पैर एक परफेक्ट सर्कल बना पाता है और ठीक वहीं वापस आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था। कितना ब्रिलियंट है यह, है ना? तो इस ब्रिलियंट कंपास मेटाफर के साथ कविता अपने लॉजिकल और इमोशनल कंक्लूजन पर पहुंचती है। ये मेटाफर कवि के पूरे आर्ग्यूमेंट को एक परफेक्ट एंड देता है। इन आखिरी लाइनों में कवि अपनी प्रेमिका से कहता है, दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगैन। मतलब तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी फर्मनेस ही मेरे सर्कल को परफेक्ट बनाती है और ये पक्का करती है कि मैं वहीं आकर खत्म करूं जहां से मैंने शुरू किया था। कितनी खूबसूरत बात है। ये उसकी प्रेमिका का अटूट प्यार ही है जो उसे वापस घर खींच लाएगा। उनकी जुदाई बस टेम्पररी है और उनका मिलना उतना ही तय है जितना एक सर्कल का पूरा होना। तो इस पूरी अद्भुत कविता से हमें क्या टेकअवेज मिलते हैं, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, सच्चा प्यार सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो मन और आत्मा का मिलन होता है। दूसरी बात, फिजिकल डिस्टेंस एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को कभी नहीं तोड़ सकती। तीसरा पॉइंट, जुदाई को एक ब्रीच यानी दरार की तरह नहीं, बल्कि एक एक्सपेंशन यानी फैलाव की तरह भी देखा जा सकता है। और आखिर में ये कविता हमें दिखाती है कि इंटेलेक्ट और इमोशन यानी दिमाग और दिल पोएट्री में कितनी खूबसूरती से एक साथ आ सकते हैं। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या 400 साल पुराना ये आइडिया, ये प्योरली स्पिरिचुअल लव का कॉन्सेप्ट आज की हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में कोई मीनिंग रखता है, जहां रिश्ते अक्सर बिल्कुल अलग तरह से देखे और समझे जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जॉन डन की इस खूबसूरत कविता का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही और लिटरेरी वर्क्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।